अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की मैथ और चैप्टर 1 अब है हमारे पास। एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.1। इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले बता दिया था मैट्रिक्स का, तो इसकी जो टाइप्स हैं वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन मेरे पास है, फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो ऑर्डर मैंने पहले भी आपको बता दिया था, मैं आप दोबारा भी बताता हूँ कि फर्स्ट जो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं वो मेरे पास ऑर्डर का है। तो ऑर्डर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये मेरे पास सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन भी है, या हम इसमें से ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से आप कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी पेपर में आ सकती है। सिंपल बिल्कुल ये बिल्कुल पार्ट्स हैं। तो ऑर्डर की सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं कि ऑर्डर है क्या। मैंने पहले भी आपको बता दिया था, लेकिन हम दोबारा कर रहे हैं ताकि आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। सो ऑर्डर क्या है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी क्या हमने चेक करना है, हमने ये चेक करना है कि जो मेरे पास ऑर्डर है उसमें रोज और कॉलम्स कितनी है, उसको हमने क्या कहना है, ऑर्डर कहना है। ऑर्डर का फार्मूला मेरे पास क्या होगा, इसका जो फार्मूला है वो है जी m/n भी लिख सकते हैं आप, और m क्रॉस n भी लिख सकते हैं। दोनों में से आपने एक लिखना है, जो आपकी मर्जी है। ठीक है, m/n भी हो सकता है, m क्रॉस n भी हो सकता है। सो व्हाट इज m एंड n? m मेरे पास होगा नंबर ऑफ रोज और n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। कि मेरे पास जो मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है, जैसे मैंने यहाँ पे पार्ट्स लिए हैं, कुछ 3 पार्ट्स मैंने लिए हुए हैं, तो इसमें जो रोज हैं और कॉलम्स हैं वो कितने हैं वो हमने चेक करने हैं। तो ये इसका फार्मूला और ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम इसको जो पार्ट्स मेरे पास गिवन है इसको हम स्टार्ट करते हैं। जबकि मेरे पास फर्स्ट पार्ट है, ये 3 पार्ट्स मैंने लिए हैं, बाकी जो पार्ट्स मेरे पास है वो बिल्कुल सेम है। तो मेरे पास ये 3 पार्ट्स हैं। फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ A इज इक्वल टू 2, 3, -5 और 6। तो ये तो आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि रोज क्या होंगी, कॉलम्स क्या होंगे। तो ये मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल में है वो मेरे पास रोज होंगी, और जो वर्टिकल सिंबल्स में होंगी ये मेरे पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो हमने क्या इसका फॉर्मूला पढ़ा है ऑर्डर का, m/n। m किसको शो कर रहा है, हमारे पास रोज को, जैसे मेरे पास 2, 3 रो है, -5 और 6 ये रो है, और n किसको शो कर रहा है स्टूडेंट्स, कॉलम्स को। तो ये मेरे पास वर्टिकल में 2, -5 और 3, 6 ये मेरे पास क्या है, कॉलम्स में शो हो रही है। तो अब हम इसको सोल्व करना चाहेंगे ए मैट्रिक्स को। इफ A इज इक्वल टू 2, 3, -5 और 6 हो तो इसका ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला मेरे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू m/n। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे पास m/n इसका है ये मेरे पास है इसका फॉर्मूला, ऑर्डर इज इक्वल टू m/n। m मेरे पास रोज को शो कर रहा है, तो रोज मेरे पास है 2, m इज इक्वल टू 2। n मेरे पास क्या है, कॉलम्स है, तो कॉलम्स इसमें कितने हैं, आल्सो 2। रोज भी इस पे 2 है और कॉलम्स भी मेरे पास 2 है। जब मैं इसमें पुट करूंगा तो ऑर्डर इज इक्वल टू m/n। तो ऑर्डर मेरे पास क्या बन गया इसका, 2/n। ये इसका क्या हुआ, 2/2। ये इसका क्या हुआ, मेरे पास आंसर हुआ है। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल बी पार्ट है, बी में भी सेम देखिए, जैसे मेरे पास ए पार्ट है सेम वही बी पार्ट है। तो बी में क्या है, मेरे पास 2, 0, 3 और 5 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऑर्डर इज इक्वल टू m/n। तो सबसे पहले अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तब भी ठीक है, डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो तब भी ठीक है। m मेरे पास क्या है, 2, बिकॉज रोज मेरे पास 2 है। ये मेरे पास R1, ये मेरे पास R2, यानी फर्स्ट रो मेरे पास है, ये सेकंड रो है। कॉलम्स को हम शो करते हैं n से, तो ये C1 मेरे पास, ये C2 होगा। तो ये कॉलम्स मेरे पास आल्सो 2 है। जब मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा, ऑर्डर इज इक्वल टू m/n। m मेरे पास 2 है और n भी मेरे पास 2 है। तो ये मेरे पास बी पार्ट का आंसर है। अब मेरे पास जो सी पार्ट है, c इज इक्वल टू 2 और 4। ठीक है, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, सी पार्ट को, c और 4। अब इसमें ऑर्डर मेरे पास है, ऑर्डर मेरे पास क्या होगा, इज इक्वल टू m/n। अब m इसमें देखिए, m किसको शो कर रहा है, रो को। तो इसमें रो कितनी है, सिर्फ
सिर्फ मेरे पास एक ही है, तो m इज इक्वल टू 1 और n किसको शो कर रहा है स्टूडेंट्स, कॉलम्स को शो कर रहा है। तो कॉलम मेरे पास कितने यहाँ पे 2 है, ये C1 मेरे पास कॉलम, ये C2, तो n मेरे पास क्या होगा 2 होगा। जब मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा ऑर्डर फाइंड करने के लिए m बाई n, तो m मेरे पास 1 है, n मेरे पास 2 है, तो ये मेरे पास C पार्ट का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में हमने क्या फाइंड करने हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। ये मैंने सारे मैट्रिक्स ले लिए हैं बुक में जो है क्वेश्चन के मुताबिक। वो कहते हैं इनमें से जो मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जो मैट्रिक्स गिवन हैं, इसमें कौन कौन से ऐसे मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो हमें कभी भी ऐसे नहीं पता चलेगा जब तक हम इक्वल की डेफिनेशन को ना पढ़ लें, जो मैंने पहले आपको बता दी थी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। तो मैं अब दोबारा भी आपको बता देता हूँ इक्वल मैट्रिक्स क्या होगा। इक्वल मैट्रिक्स मेरे पास इसमें 2 कंडीशंस हैं। एक मेरे पास कंडीशन है कि इक्वल मैट्रिक्स में इसमें जो ऑर्डर्स होते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल, कि ऑर्डर इक्वल हो। और इस सेकंड इसकी कंडीशन इक्वल मैट्रिक्स, इसमें जो एंट्रीज हैं कोरेस्पोंडिंग जो एंट्रीज मेरे पास होंगी, जो रोज और कॉलम्स वगैरह हैं, जो इसके अंदर एंट्रीज हैं जैसे 3 है 3 5 है, ये मेरे पास एंटिटी इसकी एक है, तो एंट्रीज हैं यहाँ पर, ये भी इक्वल हो। फर्स्ट कंडीशन इक्वल मैट्रिक्स की ये है कि जो 2 इक्वल, आपको भी पता है कि इक्वल मैट्रिक्स के लिए मेरे पास कम से कम 2 कंडीशंस का होना जरूरी है। इक्वल कोई भी चीज इक्वल होगी तो एक तो नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल मैं खुद हूं तो मैं किसी के भी इक्वल नहीं हूं जब तक कोई और टीचर या और कोई स्टूडेंट नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आता, तो तब हम कहेंगे हम दोनों इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, यानी 2 मेरे पास है, ये स्टूडेंट है, तो वो इसमें भी सेम यही होगा। मेरे पास इक्वल के लिए कम से कम 2 मैट्रिक्स का होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ज्यादा मैट्रिक्स ले लिए, हम इनमें से कोई सी हम सिलेक्ट करेंगे कौन कौन से इक्वल हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसकी कंडीशन ये होगी स्टूडेंट्स कि मेरे पास इनके जो ऑर्डर्स हैं वो इक्वल हों। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी जो क्वेश्चन 1 समझाया था ऑर्डर का, सेम मेरे पास वो क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड कंडीशन इक्वल मैट्रिक्स की ये होती है कि इसकी जो एंट्रीज हैं ये भी आपस में सेम हो। फॉर एग्जांपल हम करते हैं कि जैसे ये 3 है, अब देखें बी सी किसी और मैट्रिक्स में कोई 3 मैट्रिक्स हमें नजर आ रहा है, देखिए कहीं पे भी हमें नजर नहीं आ रहा सिवाय सी के। सी में क्या है मेरे पास, ये 5 - 2 है, या ना ये अगर यहाँ पे माइनस ना होता तो इसमें मेरे पास 1 रो और 2 कॉलम्स हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो ये मेरे पास जब इसको मैं सोल्व करूंगा 5 - 2 क्या होगा 3 होगा। तो सी भी 3 के इक्वल, ए भी 3 के इक्वल, ऑर्डर 1 by 1, इसका भी ऑर्डर 1 by 1, इसमें भी जो एंटिटी है 3 है, इसमें भी एंटिटी जो माइनस करेंगे वो भी 3 होगी। तो ये इक्वल मैट्रिक्स होते हैं कि एंटिटी भी इनकी एंटिटीज जो इसकी है, जो इसकी एंट्रीज हैं वो भी इक्वल हो, इनके ऑर्डर भी इक्वल हो। अगर मैं इसका आंसर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो इनमें से इक्वल मैट्रिक्स कौन से है, तो सबसे पहले मेरे पास आंसर होगा A इज इक्वल टू C, कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, बिकॉज ऑर्डर 1 by 1, आल्सो ऑर्डर 1 by 1, एंट्रीज की 3 है, इसका 5 - 2 3 होता है, तो इसके ऑर्डर भी सेम है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। ये मेरे पास दोनों सॉल्व हो चुकी हैं। हम ये भी देख सकते हैं इसके अलावा कोई और भी है ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम जिसमें एक ही रो हो और एक ही कॉलम हो और इसकी एंटिटी भी 3 हो, वो कोई भी ऐसा कॉलम हमें नहीं मिल रहा। सेकंड में हम बी में जाते हैं, बी मेरे पास क्या है 3 और 5, ठीक है, यानी ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं। अब 3 और 5 हम देखेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स दूसरा जिसमें एक ही रो हो 2 कॉलम्स हो, हम देखते हैं ये बिल्कुल हमें नजर आ रहा है, एक रो 2 कॉलम, और कोई भी मेरे पास एक रो 2 कॉलम्स में नहीं है। हाँ, ये भी मेरे पास एक रो है और 2 कॉलम्स है, जैसे मेरे पास मैं इस पर टिक कर देता हूँ, बी है, डी है और आई है, इसमें मेरे पास एक रो है और 2 कॉलम्स है। अब इसमें ये तो चलो ठीक होगी, ऑर्डर इन तीनों के सेम है, तो अगर मैं इसको लिखूं A इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू आई, तो ये ठीक हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। हम चेक करेंगे इनकी अंदर जो एलिमेंट्स है ये भी सेम है। इसका एलिमेंट क्या है 3 5, इसका तो 5 3 है, ये 5 ये 3, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब बी को मैं डी के इक्वल नहीं कर सकता, ना डी को मैं बी के इक्वल कर सकता हूँ। नाउ अब हम आते आई पर, आई 3 + 2 क्या होगा मेरे पास 5, तो ये 3 ये 5, ये 3 ये 5, ऑर्डर मेरे पास 1 by 2, ऑर्डर मेरे पास 1 by 2 एंड आल्सो इसकी जो एलिमेंट्स हैं 3 5 3 5, तो मैं कह सकता हूं कि B इज इक्वल टू I, ये दोनों इक्वल हैं। इसी तरह आप ये सारा जो मैंने यहाँ पे ग्राफ लिया, ये सारा आप इसको सोल्व कर सकते हैं कि कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं और कौन से मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि G को मैं सोल्व करना चाहता हूँ। G मेरे पास 3 - 1 क्या होगा स्टूडेंट्स
2 होगा, 3 प्लस 3 क्या होगा 6 होगा, यानी जी मेरे पास जो लास्ट पे बनेगा वो 2 और 6 बन रहा है, जिसमें एक मेरे पास कॉलम्स और 2 रोज हैं। तो हम देखते हैं कि 2 और 6 और हमें कहाँ पे नजर आते हैं, ये देखिए एफ में हमें नजर आया फौरन, एफ में मेरे पास 2 और 6 है, यहाँ पे भी 2 और 6 है, और हम देखते हैं कहीं पे 2 और 6 है मेरे पास, कहीं पे भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं G इज इक्वल टू एफ, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है इक्वल है। इसी तरह अगर हम H को देखें, H में मेरे पास क्या है 4 0 6 0, 2 रोज है 2 कॉलम्स है, बाकी हमें कहाँ नजर आ रहा है 2 रोज और 2 कॉलम्स, यहाँ पे नजर आता है 2 रोज है 2 कॉलम्स, तो देखिए बिल्कुल सेम है 4 4 0 0 6 6 2 2, ये बिल्कुल सेम है। अगर हम J को देखें, J में भी तो 2 रोज है, 2 रोज है 2 कॉलम्स हैं, ये में भी इक्वल ना हो तो 2 प्लस 2 क्या होगा 4, 2 माइनस 2 क्या होगा 0, 2 प्लस 4 क्या होगा 6, 2 प्लस 0 क्या होगा 2। तो ये तीनों मैट्रिक्स E बी एच बी और जे बी, इनके ऑर्डर्स भी सेम हैं और इनके जो एलिमेंट्स हैं ये भी सारे के सारे सेम हैं, तो हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू H एंड H इज इक्वल टू J, ये तीनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमने आज सोल्व कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरे पास लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप अच्छी तरह से समझिएगा और आपने इसको समझ के सोल्व भी करना है, खुद से प्रैक्टिस इसकी करनी है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अगर इस एक्सरसाइज में से अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो सिर्फ और सिर्फ यही शॉर्ट क्वेश्चन है जो फर्स्ट 2 हमने किए हैं, वो मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या होगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी एंड ए बी सी डी इज एनी कांस्टेंट। ये मेरे पास 4 नंबर्स हैं जो मैंने इनमें से सोल्व करने हैं। अब गिवन डाटा मेरे पास है, ये भी मैट्रिक्स एक, ये भी मैट्रिक्स, और दोनों आपस में मैट्रिक्स क्या इक्वल है। मैंने कहा ये इक्वल है, हालांकि इक्वल नहीं है, ये देखिए ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, ऑर्डर इनके सेम है, 2 by 2 2 by 2 दोनों का ऑर्डर है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स है वो तो सेम नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में उसने कह दिया है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं कहता हूँ कि आप इक्वल हैं, जैसे मैं कहता हूँ मेरी बात ये ठीक आपने माननी है, तो वैसे ही होगा। तो इन्होंने भी कहा कि ये 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल अगर हैं तो हमने क्या करना है, ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करनी है। तो हम कैसे करते हैं, तो स्टूडेंट्स जरा गौर से देखिएगा, अगर 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब होता है कि फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू होगा फर्स्ट के, सेकंड नंबर इज इक्वल टू सेकंड के, थर्ड इज इक्वल टू थर्ड के, और लास्ट इज इक्वल टू लास्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। ये याद रखिएगा। तो मैं भी सेम यही कर रहा हूं जो मैंने कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां से देखें, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम क्यों दिया है, क्योंकि ना ही यहां से मैं ए फाइंड कर सकता हूं, ना ही मैं सी फाइंड कर सकता हूं, ना ही मेरे पास ए का आंसर है, ना ही मेरे पास सी का आंसर है। तो मैं क्या करूंगा, किसी ना किसी तरह ए और सी को फाइंड करने की कोशिश करूंगा, देन मैं यहाँ पुट करके ए और सी फाइंड कर सकता हूं। इसलिए मैंने इसको फाइंड नहीं करना था, ना ही मैं कर सकता हूं, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया है। सेकंड मेरे पास क्या हो जाएगा जी, a प्लस 2b इज इक्वल टू हो जाएगा -7 के, और इसको भी मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है, क्योंकि इसमें a भी मौजूद है और b भी कांस्टेंट मौजूद है। तो यहाँ से इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए मैं लास्ट पे जाऊंगा, थर्ड पर, यानी सेकंड लास्ट मेरे पास है, एंड c -1 इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। अब इसको मैंने इक्वेशन का नाम नहीं देना, ठीक है, वो क्यों, दे भी सकते हैं, बाद में इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यहाँ पे c है, ना मेरे साथ यहाँ पे a है, b है, ना d है, यानी सिंपल ये कांस्टेंट है। तो मैथ के रूल के मुताबिक जो आपने 7, 8, 6 क्लास में पढ़ा हुआ है, अगर मैंने यहाँ से c फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगा, -1 को इक्वेशन को दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, -1 उधर जाके +1 बन जाएगा। तो c इज इक्वल टू 4 ही, देखिए मेरे पास c का आंसर आ चुका है। जब मैंने थर्ड को इज इक्वल टू 30 किया तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर था c, a b d इसमें नहीं था, तो इसलिए इजीली मैंने यहाँ से 4 फाइंड कर लिया, यानी मैंने c को फाइंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, लास्ट पे, जो मेरे पास क्या है जी, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। यहाँ पे देखिए सिर्फ d है, यहाँ पे भी d है, यानी इस पूरी इक्वेशन में ना मेरे पास a है, ना मेरे पास b है, ना ही मेरे पास c है, जैसे यहाँ पे था। इसलिए यहां से इजीली मैं इसको सोल्व कर सकता हूं मैथ के रूल के मुताबिक, कि अगर मैं 2d को यहां पे लेके आ जाऊं, यानी 4d
प्लस 2d तरह के माइनस का 2d हो जाएगा और माइनस का 6 सेम एज इट इज ही रहेगा। तो 4d में से जब मैं माइनस 2d निकालूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आता है 2d माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब इसको मैं नेक्स्ट सोल्व करने की कोशिश करूंगा सो 2d माइनस का 6 है तो 2d माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाना स्टूडेंट। अब मुझे d का आंसर चाहिए जबकि इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं क्या करने की कोशिश करूंगा मैथ के रूल के मुताबिक अगर मुझे किसी का आंसर चाहिए और उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो आप इधर भी डिवाइड कर लीजिए इधर भी डिवाइड कर लीजिए इससे कट हो जाएगा। नाउ d इज इक्वल टू आंसर मेरे पास क्या आ चुके हैं 3। ठीक है, अब मैंने किस किस को फाइंड कर लिया c को भी फाइंड कर लिया d को भी फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास c है फर्स्ट इक्वेशन में, अगर मैं c की जगह पे जो मैंने 4 फाइंड कर ली है यहाँ पे अगर मैं पुट कर लूं 1 इक्वेशन में तो क्या इजीली मैं a को फाइंड नहीं कर सकता? जी बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 मैं 1 में पुट कर रहा हूं c की जगह पे 4। तो जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो प्लस 4 उधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट -4 हो जाएगा। अब मेरे पास a का भी आंसर आ गया d का भी और c का भी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को जब सोल्व करूंगा क्यों सोल्व करूंगा क्योंकि मुझे b का आंसर अभी चाहिए जो मेरे पास नहीं है। तो a मुझे खत्म करना है, a को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा -4 पुट कर लूंगा। नाउ पुट a इज इक्वल टू -4 इन कंडीशन नंबर 2। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब a की जगह आप -4 पुट कर लीजिए। अब सिंपल मेथड के थ्रू आपने इसको सोल्व करना है। b का हमें आंसर चाहिए जबकि b के साथ -4 भी हो रहा है और b के साथ +2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैथ के रूल के मुताबिक मैं क्या करना चाहूंगा -4 को सबसे पहले वहां पे लेके जाऊंगा। नाउ 2b इज इक्वल टू -7 -4 वहां पे जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट +4 हो जाएगा। जब मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा सो -7 + 4 इज इक्वल टू -3। अब b के साथ अभी भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि मैंने 2 को मल्टीप्लाई को जो हो रहा है इसको खत्म करना है तो मैं 2 को इधर भी डिवाइड कर लूंगा 2 को इधर भी डिवाइड कर लूंगा। तो b का आंसर मेरे पास क्या आया स्टूडेंट -3/2। अब देखिए कोई और नंबर मुझे चाहिए। अब a फाइंड करना था मैंने कर लिया, b फाइंड करना था मैंने कर लिया, c फाइंड करना था मैं कर चुका हूँ, d फाइंड करना है मैं d फाइंड कर चुका हूँ। तो सारी की सारी वैल्यूज मैं फाइंड कर चुका हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ c b मेरे पास आंसर है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ मेरे पास a का जो आंसर है a इज -4 हेंस a is equal to -4, b is equal to -3/2 and c is equal to 4 and d is equal to 3। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट हुआ है।